नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग कीपिंग इट सिंपल पे। मैं हूं कृतार्थ मिल्कानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 सीबीएसई के पेपर में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी। तो देखिए, ये मत समझिएगा कि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 2-3 साल पहले क्या होता था कि सीबीएसई मतलब 1-2-3 सेट ही बनाती थी, बट लास्ट ईयर से ताकि आप लोगों का एक तरह से चीटिंग वगैरह ये सब चीजें ना हो पाए, इसलिए सीबीएसई अब 10 to 12 पेपर के सेट बनाती है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और जो 5 सेट होते हैं वो कंप्लीटली चेंज्ड होते हैं। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारा आप लोगों के पास रिवाइज करने के लिए चीजें, बहुत सारी चीजें समझने की हैं। तो इसलिए हम इन सब चीजों को पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी इसको कंप्लीट करूं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा ग्रुप था स्कॉलर्स का जिन्होंने डाइटरी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट किया हड़प्पा के लोगों की थ्रू ग्रेन्स एंड सीड्स। जो उन्हें खुदाई में जितनी भी हड़प्पन साइट से उन्हें ग्रेन्स मिली, सीड्स मिली, इन सबसे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके आप लोगों को ये बताया कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे। वो कौन सा ग्रुप था, आप लोगों को ये बताना है। पहला ऑप्शन है आर्कियोजूलॉजिस्ट, बी आर्कियो एथनोग्राफिस्ट, सी जियो आर्कियोलॉजिस्ट या डी आर्कियो बॉटनिस्ट। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 2 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 से है। इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्कियो बॉटनिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक। तो आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि एनिग्मेटिक का मतलब आखिर होता क्या। तो देखिए, एनिग्मेटिक का मतलब एक तरह से मिस्टीरियस होता है, रहस्यमय। तो सवाल ये आपसे पूछ रहा है कि आज भी ऐसा क्यों है कि स्टिल हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो रहस्यमयी है। तो आपको इसका करेक्ट रीजन बताना है। क्या ऑप्शन ए, इट रिजेंबल्स द हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। तो देखिए, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वहां की ये स्क्रिप्ट है हीरोग्लिफिक। क्या वो हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट से मिलती थी इसलिए ये एक तरह से रहस्यमयी है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा सिंबल्स थे, 600 से लेकर 1000 के बीच उसमें सिंबल्स थे, क्या इस कारण वो रहस्यमयी है, या फिर वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी इसलिए रहस्यमयी है, या फिर डी कि आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो देखिए, कभी भी ये क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे मोस्टली नव्या मैम के जितने भी पूरी सीरीज थी हिस्ट्री वाली, मैंने खुद मैच किया है। मोस्टली आपके 95% क्वेश्चन आपके वहीं से हैं। थोड़ा चेंज क्वेश्चन में सीबीएसई ने भले किया है, बट क्वेश्चन का एक तरह से आप कहोगे कि ब्रीफ में क्वेश्चन वही हैं। तो देखिए, उनको जरूर देखिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पूछे जाते कैसे हैं। लास्ट ईयर कोई ऐसा आइडिया नहीं था हमारे पास, बट फिर भी नव्या मैम ने वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए और उनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन इस साल आए भी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो मैं बता चुका हूं, और ये पेज नंबर 15 में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आप सभी ने सुना होगा, हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम है। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इन्होंने कौन सी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड किया। कौन सी स्क्रिप्ट को इन्होंने समझा, पढ़ा। योर ऑप्शंस आर ए बंगाली एंड देवनागरी, बी संस्कृत एंड प्राकृत, सी ब्राह्मी एंड खरोष्टी, या डी ग्रीक एंड इंडो ग्रीक। तो ये पेज नंबर 28 में मिल जाएगा। और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप प्लीज बुक खोल लें अपनी, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप वो पेज खोल के एक बार देख लें कि वो क्वेश्चंस कहां पर दिया हुआ है। इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, विश्वास रखिए। और जो बच्चे सोचते हैं कि यार पीडीएफ प्रोवाइड करनी चाहिए, बिल्कुल एग्जाम टाइम पर कुछ दिनों बाद मैं इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, आप जा सकते हो, वहां विजिट कर सकते हो। लास्ट ईयर के जितने भी एमसीक्यू वीडियोस थे उन सबकी टेक्स्ट फॉर्मेट में बना चुका हूं। आप इजी टू रीड है वो फॉर्मेट, आप देख सकते हो। इस वीडियो की मैं अभी नहीं डालूंगा क्योंकि देखिए, लास्ट ईयर तक मैं भी जहां जिस क्लास में अभी आप हो, मैं भी उसी क्लास में था, और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि हम लोग एक तरह से नहीं देखना चाहते हैं वीडियोस को, हमें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, बट उससे हमारा अच्छा रिवीजन नहीं होता है। और मैं अपनी बात करूं तो हिस्ट्री में मेरे 98 आए थे, और वो इसलिए क्योंकि जो 2 मार्क्स थे मुझे ऐसा लगता है मेरे एमसीक्यूज में ही कटे। अभी मत कहिए कि सर आपने वीडियो क्यों नहीं देखे। वीडियो मैंने देखे थे, बट प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। मैं वही टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया, उनकी पीडीएफ पढ़ने लगा, तो उससे मेरा इतना अच्छा रिवीजन नहीं हुआ। इसलिए कहूंगा अगेन एंड अगेन वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। तो देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने जो स्क्रिप्ट डिसाइफर की थी, डिकोड की थी, जिन्हें पढ़ा समझा था, वो थी ब्राह्मी और खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग्स ऑफ महावीर और जैन फिलोसफी। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपली ये बताना है कि किस बुक में दिए गए ऑप्शंस में से किस बुक में जैन फिलोसफी या महावीर की टीचिंग्स दी हुई हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए महावंश, बी उत्तराध्यायन सुत्त, सी दीपवंश, या डी
पिटक। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो आपकी महावंश और दीपवंश उसके साथ साथ आपकी सुत्त पिटक है, ये तीनों आपकी बुद्धिज्म को बिलोंग करती हैं। अब महावंश को और दीपवंश को हम समझें तो ये एक तरह से रीजनल हिस्ट्रीज हैं बुद्धिज्म की, कि जब बुद्धिज्म आपका श्रीलंका गया, जब यहाँ से स्प्रेड होकर वो श्रीलंका गया, तो वहां के लोगों ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया, क्या चीजें उन्होंने करी, ये सब चीजें आपकी महावंश और दीपवंश में दी गई है। ये एक तरह से रीजनल हिस्ट्री है बुद्धिज्म की, कि जब वो श्रीलंका गया बुद्धिज्म, तो वहां लोगों ने उसे कैसे एक्सेप्ट किया। फिर बात आती है सुत्त पिटक की। तो देखिए आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि बुद्धिज्म में पिटक्स, त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटक का मतलब थ्री बास्केट्स, या फिर आप थ्री ग्रंथ, तीन ग्रंथ इस तरह से भी कह सकते हो। सबसे पहले आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में आपका एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जो संघ ज्वाइन करेगा, जो जो मोनास्ट्री बुद्धिज्म को ज्वाइन करेगा, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन्हें उसे किस तरह से, एक तरह से एक रूल तो ये था कि आपको मतलब भीख मांग के खाना पड़ेगा। एक तरह से भिक्कुनीज होते थे, भिक्कूज एंड भिक्कुनीज, वो सब आपको एक तरह से भीख मांगकर ही अपना गुजारा करना होगा। और इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। दूसरा आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपकी बुद्धा की टीचिंग्स है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा आता है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की मैं बात करूं तो इसमें फिलोसॉफिकल चीजें ये सब दी हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तर ध्यान सुत। इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि देखिए आपका रिवीजन होना मस्ट है। ये मत समझिएगा कि यार वीडियो लॉन्ग हो रहा है, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। 45 क्वेश्चंस इसमें टोटल है, अभी बता देता हूं, पर आपको ये सुनना पड़ेगा तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म केयरफुली। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू बुद्धिज्म करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट यह है कि बुद्धिज्म जो था वो बुद्धा के लाइफ टाइम जब वो जीवित थे और उनकी डेथ के बाद बहुत रैपिडली ग्रो करा, मतलब दोनों समय वो ग्रो करा। सेकंड है आपका बुद्धिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू कंडक्ट एंड वैल्यूज। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि बुद्धिज्म जो था वो आपका वैल्यूज और एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। थर्ड है बुद्धिज्म अपील टू मैनी पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कि बुद्धिज्म ने वो काफी सारे लोगों को प्रभावित किया जो लोग डिससैटिस्फाइड थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, चाहे वो आपका एक तरह से धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है, उन सबसे ये लोग नाखुश थे। उन लोगों को काफी एक तरह से खुश किया बुद्धिज्म ने, क्योंकि बुद्धिज्म में आपका एक तरह से मैं बात करूं तो जो सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ ये नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं माना जाता था कि अगर आप ब्राह्मण एज अ ब्राह्मण पैदा हुए तो आप बहुत अपर कास्ट के हैं, ऐसा नहीं माना जाता था। वहां ऑल इक्वल का सिस्टम था। और फोर्थ में बात करूं तो बुद्धिज्म लेड मच स्ट्रेस ऑन सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, जो सेकंड और फोर्थ है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्न बतूता बुक रिहला। तो देखिए इब्न बतूता 1333 में इंडिया आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, तो उन्होंने रिहला एक बुक लिखी थी जो उनके ट्रेवल एक्सपीरियंस पे थी। अब आपको बताना है कि कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कई बच्चे गलती कर देते हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उन्होंने कहीं पर पढ़ा होता है तो उसे जल्दी से आंसर लिख देते हैं, वैसा नहीं करना है। देखिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर करना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो सबसे पहला आपको कैरेक्टरिस्टिक है कि दिस बुक इज रिटन इन पर्शियन। बी है कि ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करता है सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि शायद सही है, ये आप लोगों को बताना है सही है या नहीं। सी है आपका इसमें ट्रेवल एक्सपीरियंसेस, जिसने भी ये बुक लिखी है यानी इब्न बतूता, उन्होंने अपने ट्रेवल एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं। फोर्थ है आपका दिस बुक इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिस बुक इज रिटन इन पर्शियन। तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो रेहला है ये अरबिक में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें अगेन आप लोगों को 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक तरह से सुल ई कुल जो पॉलिसी है अकबर की चैप्टर नंबर 9 से है, किंग एंड क्रॉनिकल से, उसको रिफ्लेक्ट करती है। यानी एक तरह से बात करूं तो सुलही कुल पॉलिसी को दर्शाती है कि मतलब सुलही कुल पॉलिसी क्या थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मुगल एम्पायर कंप्राइज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। तो मुगल एम्पायर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, इस तरह की ग्रुप्स थे। दूसरा है ऑल रिलीजन्स हैड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की आजादी थी, सभी लोग एक तरह से एक्सप्रेस कर सकते थे अपने रिलीजन को। तीसरा है द एम्परर स्टूड अबव ऑल द रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो एम्परर था यानी जो राजा था, शासक था, वो सभी रिलीजन, सभी धर्मों और जितने भी एथनिक ग्रुप्स थे उन सबसे ऊपर था फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ताकि ऐसा ना हो कि दो चार धर्म आपस में लड़े।
फोर्थ है आपका द नोबिलिटी अंडर मुगल्स आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड एथनिक ग्रुप्स। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि जो मुगल्स थे उनके अंडर जो नोबिलिटी थी, जो जो कोर्टियर्स थे, जितने भी आपके मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, ये सब थे, ये भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स और एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। तो इसमें आपको बताना है कुल पॉलिसी जो अकबर की थी उनको कौन सी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड है और फोर्थ है, ये तीनों ही अकबर की सुलह कुल पॉलिसी, जो एक तरह से एब्सोल्यूट पीस की पॉलिसी थी, वो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। और ध्यान रखिएगा सुलह कुल पॉलिसी में सिंपली यही था कि सभी धर्मों को एक तरह से एक्सप्रेस करने की, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, अपनी थिंकिंग मतलब जो सोचते थे उसे एक्सप्रेस कर सकते थे राजा के सामने, उसको करने की फ्रीडम उनके पास थी। पर अगर कोई ऐसा मामला है जिसपे रिलीजन, जो एक दूसरे के धर्म हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उस केस में जो आपका एम्परर होता था उसका डिसीजन फाइनल होता था। सिंपली सोलिकल पॉलिसी ये होती थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज जिजिया री इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। तो देखिए आप लोगों ने अगर 9 चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये बात ध्यान में होगी कि जो जिजिया टैक्स था वो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स, यानी जो मुस्लिम रिलीजन के अलावा जितने भी रिलीजन को बिलोंग करते थे लोग, उन पर लगाया जाता था, जो नॉन मुस्लिम प्रजा होती थी। तो अकबर के टाइम पे इसे हटा लिया गया था। अकबर ने मतलब ये टैक्स लेना बंद कर दिया था। बट आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि किस शासक के शासनकाल में इस टैक्स को दोबारा री इम्पोज कर दिया था, दोबारा लगा दिया गया था। ऑप्शंस हैं आपके अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो उसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी औरंगजेब। तो देखिए अकबर के टाइम पे जिजिया को हटा लिया गया था और औरंगजेब के टाइम पर दोबारा लगा दिया गया था। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 234 में। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि वो इमीडिएट रीजन क्या था, वो मेन रीजन क्या था जिसके कारण गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, सी साइमन कमीशन या डी माउंटबेटन प्लान। तो देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था आप लोगों का, ये 1942 में लॉन्च हुआ था। और 42 में बात करूं तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन एक तरह से फेल रहा क्योंकि वो इंडियंस की डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। उसमें कई सारे फेलियर्स रहे क्रिप्स मिशन के। तो इसलिए गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया ताकि हमें जल्द से जल्द आजादी मिल सके। और इसकी क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करूं तो इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुई थी और 8 अगस्त इसकी डेट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी क्रिप्स मिशन। देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहला अगर आपको नहीं भी आता तो आपको डेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैबिनेट मिशन नहीं हो सकता क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और जबकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था आपका वो 1942 में ही शुरू हो गया था। साइमन कमीशन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1928 के आसपास शुरू हुआ था। फिर आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान तो एक तरह से पार्टीशन का ही प्लान था इंडिया का, जिसमें इंडिया को एक तरह से आपका इंडिपेंडेंट करने की बात कही गई थी। तो अगर एक बार इंडिपेंडेंट प्लान कर देने की बात की गई थी तो क्विट इंडिया मूवमेंट वो क्यों लॉन्च करेंगे, सिंपल सी चीज है। तो इसका आंसर आपको बी क्रिप्स मिशन ही होगा। इसका आंसर था बी और ये आपको मिल जाएगा पेज 363 पे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए इस क्वेश्चन में अगेन आप लोगों को 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ये स्टेटमेंट आपके नेशनल लैंग्वेज के रिगार्ड में है कि नेशनल लैंग्वेज के प्रति कुछ आइडियाज दिए गए हैं। आप लोगों को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से ऐसे आइडियाज थे जिनकी वकालत गांधी जी ने की थी, मतलब जिनको गांधी जी ने एग्री किया था, जो गांधी जी ने बोला था कि हाँ नेशनल लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इट शुड बी हिंदुस्तानी। जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो कि ना ही ज्यादा संस्कृत टाइज्ड हो, मतलब जिसमें संस्कृत के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि संस्कृत की मेजोरिटी हो, संस्कृत के शब्द ज्यादा हो। ना ही पर्शियनाइज्ड उर्दू, जिसमें ना ही उसमें पर्शियनाइज्ड उर्दू होनी चाहिए ज्यादा, बट अ ब्लेंड ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। पर एक ऐसी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू दोनों का मिक्सचर हो, ना ही कोई एक लैंग्वेज ज्यादा उसमें मेजोरिटी में हो, ना ही कोई माइनॉरिटी में हो। सेकंड है इट शुड नॉट एडमिट वर्ड्स फ्रॉम अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। दूसरा ये है कि उसमें नेशनल लैंग्वेज को दूसरी भाषाओं से शब्द अपने में मिलाने नहीं है। थर्ड, द नेशनल लैंग्वेज मस्ट डेवलप इनटू अ रिच एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल। क्या ये गांधी जी का मानना था? आप लोगों को बताना है कि नेशनल लैंग्वेज जो थी हमें उसे इस तरह डेवलप करना है कि एक तरह से ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो जाए जो जिससे लोग अपने मन के विचारों और भावों को एक्सप्रेस कर सकें। फोर्थ है इट कुड यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए हमारी कंट्री में डिवीजन रहा है हिंदूज एंड मुस्लिम्स का और नॉर्थ एंड साउथ का। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस एक हेट्रेड रही है इनके बीच। तो गांधी जी का ये मानना था कि नेशनल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनिफाई करे और नॉर्थ एंड साउथ के लोगों को भी यूनिफाई करे। तो अब आप लोगों को बताना है कि कौन से आइडियाज गांधी जी ने एडवोकेट किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट,
थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है, गांधी जी का ये नहीं मानना था कि आप नेशनल लैंग्वेज में दूसरी भाषाओं से शब्द नहीं ले सकते, उनका मानना था कि आप ले सकते हैं। ये आपको 425 पेज में मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ना है आप लोगों को। आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज एंड विल डू देम ट्रेमेंडस हार्म इफ दे आर आइसोलेटेड फॉर एवर, दे कैन नेवर कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अ मेजॉरिटी एंड द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल क्रिपल देम इवन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब आप लोगों को बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी। तो देखिए इस स्टेटमेंट में सिंपली एक लाइन में आपको समझाऊं तो इसमें यही कहा गया है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट है वो बिल्कुल खराब है, वो नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटीज होंगी उनको बहुत ज्यादा हार्म होगा, वो हमेशा के लिए एक तरह से पिछड़ के रह जाएंगी, अलग एक तरह से आइसोलेट रह जाएंगी, और वो खुद को कभी मेजॉरिटी कभी उस स्तर पर खड़ा नहीं कर पाएंगी, बराबरी के स्तर पर। और जो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होगी उनके अंदर कि यार हम एक तरह से सेपरेट हैं, ये सब चीजें उनको एक तरह से खराब कर देंगी। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने कही थी। आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी गोविंद बल्लभ पंत, या डी सरदार पटेल। और एक और बात मैं कहूंगा, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, बिल्कुल आप ही की बुक में है और लास्ट ईयर सीबीएसई ने पूछा था। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है आप जाके देख सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पर, एग्जाम मटेरियल के टैब में आपको मिल जाएगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन था। तो ऐसा कृपया ना समझे कि ये क्वेश्चन नहीं है बुक में। 418 में ये आपको मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत ने ये कहा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो बहुत हार्मफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डिड द कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 1946 में हमारी कंट्री में आया। तो आप लोगों को बताना है कि ये हमारी कंट्री में क्यों आया, इसका मुख्य कारण, इसका मेन रीजन क्या था। योर ऑप्शंस आर ए टू एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन द लेजिस्लेचर, क्या ये ब्रिटिशर्स का जो लेजिस्लेचर थी, जो संसद थी, उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आया था। बी टू इंट्रोड्यूस डायरार्की एट द लेजिस्लेटिव लेवल, क्या ये एक तरह से डुअल गवर्नमेंट, डायरार्की का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव लेवल पे डुअल गवर्नमेंट लाने के लिए आया था। सी टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया, या फिर ये इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनने जा रहा था उसके लिए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सजेस्ट करने आया था। या फिर डी टू प्रोवाइड अ फेडरल कोर्ट टू इंडियंस, क्या या फिर वो एक तरह से कोर्ट प्रोवाइड करने आया था कि आप लोगों को एक अदालत प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो 389 पेज का ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट्स द स्कल्पचर ऑफ एम्प्टी सीट इन द सांची स्तूपा। तो ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 100 चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें आपको बताना है कि जो एम्प्टी सीट, एक तरह से स्कल्पचर में हमें एम्प्टी सीट का एक सिंबल मिलता है, वो किस चीज को एक तरह से इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए है डेकोरेशन ऑफ स्तूप, बी सिंबल ऑफ ह्यूमन एट्रीब्यूट, सी मेडिटेशन ऑफ बुद्ध, या डी गुड फॉर्च्यून। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है आपका सी मेडिटेशन ऑफ बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द स्कल्पचर ऑफ शलभंजिका मोटिफ इन द सांची स्तूप। तो इसमें से आप चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है जो शलभंजिका का मोटिफ स्कल्पचर है सांची स्तूप में को। ऑप्शन ए है महापरिनिब्बन, क्या जो शलभंजिका का मोटिव है वो महापरिनिब्बन को इंडिकेट करता है। बी स्ट्रेंथ एंड विजडम को क्या इंडिकेट करता है वो। सी ऑस्पिशियस सिंबल है ये, या डी डिवोशन टुवर्ड्स गॉडेस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्पिशियस सिंबल। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, तो कृपया पेज नंबर 101 खोल के आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को आंसर करूंगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट सपोज टू हैव बिलोंग टू द ब्रह्मानिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ 4 वर्ण। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो ब्रह्मानिकल प्रिस्क्रिप्शन है, जो आप हमारे एक तरह से धर्मशास्त्र धर्म सूत्र में 4 वर्णों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें से नहीं है। मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन 4 वर्ण में नहीं आता है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, जो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि एक तरह से 4 वर्ण ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन में ही है। बी क्षत्रियास, सी निषाद, या डी वैश्य। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी निषाद। निषाद एक विलेज की कम्युनिटी थी, इसलिए जो एक तरह से ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन था वो वर्णाज में नहीं आता था, निषाद एक जाति में आता था। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दी गई हैं रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट ऑफ प्रोडक्शन इन हड़प्पन कल्चर, कि हड़प्पा वैली में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन जितने आपके एक तरह से सेंटर्स थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के वो हमें मिले हैं, उन्हें हमने आइडेंटिफाई करा। तो उनके रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है फॉर आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ क्राफ्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो पहला स्टेटमेंट है आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, कॉपर ओर, शेल्स एटसेट्रा। क्या आर्कियोलॉजिस्ट मतलब सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन ढूंढने के लिए जगह जगहों पे ये देखते हैं कि क्या रॉ मटेरियल मिले हैं। किसी जगह पे मान लीजिए रॉ मटेरियल मिलते हैं स्टोन नोड्यूल्स, कॉपर ओर, मतलब जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है, अगर किसी जगह में मिलते हैं, क्या ये एक सही तरीका है इसके, इससे हमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्राफ्ट ऑफ प्रोडक्शन को। आप लोगों को बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, दे स्टडी द सॉइल टेक्सचर। थर्ड, दे फाइंड अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, rejects and waste material। या फोर्थ, दे ट्राई टू हैव अ केमिकल एनालिसिस ऑफ द सॉइल्स। तो देखिए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो सॉइल की बात कर रहा है। अब सॉइल का क्राफ्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऐसा कुछ लेना देना है नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का सी, फर्स्ट एंड थर्ड। ये आपको पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को सिंपली बताना है कि विजयनगर के फाउंडर कौन थे। विजयनगर जो एम्पायर था, ये आप लोगों का मेडिवल हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। तो विजयनगर फाउंड किसने किया था? क्या वो डेक्कन के सुल्तान्स ने किया था, या फिर गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, या हरिहार एंड बुक्का, या चोल ऑफ तमिलनाडु? तो 171 पेज में है, बुक खोल के देख लीजिए और आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहार और बुक्का। और मैं इसकी डेट बताऊं तो आपको 1336 में हरिहार और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली कृष्णदेव राय से रिलेटेड है। पहला है कृष्णदेव राय का जो रूल था, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कि इनके टाइम पर एक तरह से विजयनगर एम्पायर बहुत एक्सपैंड हुआ, बाहर की जो जितनी भी टेरिटरीज थी उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया, और कंसोलिडेशन, एम्पायर एक तरह से मजबूत हुआ। सेकंड है देयर वाज पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन हिज एम्पायर। क्या ये सही है? आप लोगों को बताना है। ही वाज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेंपल्स। या फोर्थ है आपका, ही बिलोंग टू द संगम डायनेस्टी। तो आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट कृष्णदेव राय से रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए संगम डायनेस्टी से कृष्णदेव राय बिलोंग नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय आपके तुलुव डायनेस्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकबर इज नॉट करेक्ट। तो देखिए 4 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं ए बी सी डी ऑप्शन के रूप में। आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग अकबर। तो पहली स्टेटमेंट है अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती के एक भक्त थे। बी है अकबर ने अपना जो एम्पायर था उसे बढ़ाया था, उसे फैलाया था और उसे कंसोलिडेट किया था, मजबूत बनाया था। सी है इन्होंने इबादत खाना कंस्ट्रक्ट किया था ताकि ये रिलीजियस नॉलेज ले सकें। डी है ही हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद सफाविद्स ओवर कंधार। तो डी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इनके काफी अच्छे संबंध थे, इनके काफी अच्छे रिलेशन थे सफाविद्स के साथ। सफाविद्स आपके ईरान के रूलर थे ओवर कंधार। कंधार एक जगह है, तो कंधार के प्रति इनके सफाविद्स के साथ अच्छे रिलेशन थे, ये आपसे कह रहा है। तो इसकी गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, ही हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद सफाविद्स ओवर कंधार। तो देखिए ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, बल्कि इनके जो थे रिलेशन कंधार के ऊपर, कंधार को लेकर सफाविद्स और जो अकबर थे उनकी काफी ज्यादा लड़ाई रहती थी, क्योंकि दोनों से कंट्रोल करना चाहते थे। क्योंकि एक तरह से कंधार इंडिया में एक एंट्री का एक पॉइंट था जिससे बाहर से लोग इंडिया आ सकते थे, बाहर के जो रूलर्स थे वहां इंडिया में एंटर कर सकते थे। देखिए इसीलिए कंधार के लिए हमेशा लड़ाई रही सफाविद्स और मुगल्स के बीच। तो उसका करेक्ट आंसर है डी, he had cordial relations with Safavids over Iran, over कंधार, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है which one of the following provisions of subsidiary alliance was not applicable on अवध in 1801। तो देखिए 1801 ये साल इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1801 में ही जो अवध था उस पर सब्सिडियरी अलायंस लगाई गई थी, इंपोज की गई थी। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोविजन जो सब्सिडियरी अलायंस का था वो एप्लीकेबल नहीं था। सबसे पहला है ऑप्शन ए, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाय फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। बी, द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशनड इन द टेरिटरी ऑफ द अलाय। C, the ally would provide resources to maintain the British contingent। या D, the ally was free to enter into agreements with other rulers without the permission of the British। तो देखिए पेज 296 में आप लोगों को मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सब्सिडियरी अलायंस थी उसमें ब्रिटिशर्स जो उनका एलाय था जिसके साथ जिस पर वो सब्सिडियरी अलायंस लगाते थे, यानी अवध पर अगर उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस लगाई तो अवध को वो प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो ये था प्रोविजन। बी था आपका द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है सेना की एक टुकड़ी, या फिर आप कह सकते हो जो एक तरह से ब्रिटिश ट्रूप्स थे वो अवध में स्टेशन रहेंगे, वो वहां पर जो अलाई की टेरिटरी है यानी अवध इस क्वेश्चन में, वहां पर वो मौजूद रहेंगे, और कोई भी खतरा है तो वो जो राजा की आर्मी होगी, अवध की आर्मी, उसके साथ वो एक साथ में मिलकर लड़ेंगे। सी, द अलाई वुड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू मेंटेन द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट। और जो अवध होगा, द अलाई जिसने सब्सिडियरी अलायंस के साथ ब्रिटिशर्स के साथ पार्टनरशिप करी है, जो अलाई होगा उनका, वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, उन्हें पेमेंट देगा, उनके रहने खाने की व्यवस्था करेगा, ये सब चीजें।
और डी जो है आपका ये गलत इसलिए है, ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं था क्योंकि देखिए जो अलाय था वाज नॉट फ्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स, यहां पर लिखा हुआ है वाज फ्री टू एंटर, पर ऐसा नहीं था। अगर मान लीजिए अवध में सब्सिडियरीनेस लग गई तो वो किसी दूसरे रूलर के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, उन्हें पहले ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, आप लोगों को इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो देखिए ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, आप लोगों को इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें जो इवेंट सबसे पहले हुआ आप उसे सबसे पहले लिखेंगे और जो लास्ट में हुआ उसे लास्ट में, मतलब पहले से बाद, इस तरह से आप लोगों को ऑर्डर सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। अब समझ लेते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले आपका आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ये आपका फर्स्ट इवेंट था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका फर्स्ट कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में आया। उसके बाद है आपका द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 1946 में इतनी सारी चीजें कैसे हुई, तो देखिए ध्यान रखिएगा मंथ। कैबिनेट मिशन आपका आया मार्च 1946 में, और जो द ग्रेट कैलकाटा किलिंग थी, अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि यार ये द ग्रेट कैलकाटा किलिंग क्या है। तो देखो भाई लोग, ये ग्रेट कैलकाटा किलिंग वही चीज है जिसको आप डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ते हो, 16 अगस्त 1946 को ये हुआ था। तो ये थर्ड है आपका द ग्रेट कैलकाटा किलिंग, ये 1946 के अगस्त में हुई थी। अब जो लास्ट चीज है वो है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। तो इस तरह से आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको जो 20 क्वेश्चंस मैंने कराए वो सब अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज इनको रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रोवाइड करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपलोड हो जाए तो प्लीज अगेन कहूंगा लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी जितने भी वीडियोस बचे हैं उन सबको अपलोड कर दूं। और एक और चीज, कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि यार लास्ट ईयर तक तो मैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस बनाता था कि एक वीडियो में सब कुछ खत्म, तो इस साल क्यों नहीं बना रहा हूँ। उसका रीजन ये कि कई बच्चों का ऐसा कहना था कि सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं बट वो लॉन्ग हो जाते हैं तो थोड़ी बोरियत आ जाती है। तो चलो यार बिल्कुल बिल्कुल फील फ्री, तुम्हें कोई भी ऐसा कोई लगता है कि यार ऐसा हो रहा है, कुछ गलत है, कुछ सजेशन है, तो बिल्कुल बताओ। मतलब मोस्ट वेलकम कहूंगा मैं आप लोगों को कि बताओ यार, कमेंट करो प्लीज अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।